बजट पेश होने में अब 15 दिन से भी कम वक्त रह गया है और इस बार भी आम आदमी को टैक्स के मोर्चे पर राहत की दरकार है। मौजूदा वक्त में सालाना 2.5 लाख रुपए तक की आय टैक्स के दायरे से बाहर है, लेकिन जिस तेजी से महंगाई बढ़ी है उसी तेजी से टैक्स छूट का दायरा नहीं बढ़ा है। ऐसे में आम लोग इस बार न्यूनतम टैक्स छूट आय की सीमा बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। आम आदमी की मांगों पर बात करने से पहले देख लेते हैं कि इस बार के बजट में क्या आने के कयास लगाए जा रहे हैं। जी बिजनेस को सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बजट में नई टैक्स व्यवस्था को और आकर्षक बनाने पर काम हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का फोकस नए टैक्स सिस्टम को आकर्षक बनाने पर है। नई टैक्स व्यवस्था में 5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स छूट देने पर विचार हो रहा है। मौजूदा वक्त में नई टैक्स व्यवस्था में कोई भी एग्जेम्पशन शामिल नहीं है, लेकिन इस बजट में होम लोन के ब्याज पर छूट को शामिल किया जा सकता है। वेतनभोगियों को मिलने वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन भी शामिल करने पर विचार हो रहा है। इसके साथ ही नए टैक्स सिस्टम में 30% के टैक्स को भी कम करने पर विचार हो रहा है। वहीं पुरानी टैक्स व्यवस्था में 5 से 15 लाख के टैक्स रेट को कम करने पर भी विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले बजट में वित्त मंत्री ने 2 टैक्स व्यवस्थाएं लागू की थी। इसमें एक पुरानी वाली व्यवस्था ओल्ड रिजीम, और जहां आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाते थे, वहीं एक नई टैक्स रिजीम भी लाई गई। इसमें कोई भी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलता, लेकिन हायर टैक्स ब्रैकेट वालों पर कम टैक्स जरूर लगता है। नई टैक्स व्यवस्था को टैक्स पेयर्स ने ज्यादा पसंद नहीं किया। यही वजह है कि अब बजट में इसे और आकर्षक बनाने पर फोकस किया जा सकता है, लेकिन पुरानी टैक्स व्यवस्था में बदलाव की दरकार भी इस बजट से लगाई जा रही है। टैक्स छूट इनकम की लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख 2014 में की गई थी, लेकिन उसके बाद से इसमें अभी तक बदलाव नहीं हुए हैं। लगातार बढ़ती महंगाई को देखते हुए मांग उठाई जा रही है कि 2.5 लाख की टैक्स छूट को अब बढ़ा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत बड़ी डिमांड एटीसी को लेकर है। एटीसी की लिमिट को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 गुना यानी कि 2.5 से 3 लाख रुपए करने की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। मौजूदा वक्त में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए मिलता है, इसे भी बढ़ाए जाने की मांग हो रही है। बजट में वित्त मंत्री को कैपिटल गेन टैक्स को सरल बनाने पर भी फोकस करना होगा। इसके साथ ही पेंशन को टैक्स फ्री बनाने पर बजट में व्यवस्था की जाए। इस तरह की डिमांड जो है वो आम लोगों की तरफ से आती रही है। और जी बिजनेस भी लगातार मांग उठा रहा है कि पुरानी टैक्स व्यवस्था में 2.5 लाख टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ाकर 3.5 लाख या 4 लाख तक तो कम से कम कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा एटीसी में भी हम साफ जो हमारे दर्शक हैं, जो आम लोग हैं, हम उन्हीं की बात को एक तरह से इको कर रहे हैं कि एटीसी के तहत भी जो है वो दायरा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में इस बार सरकार इस कोशिश में रहेगी? क्या सरकार के मन में वाकई में चल रहा है? संकेत क्या मिल रहे हैं? अनाउंसमेंट तो बजट में ही पता चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो बयान आते हैं, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज दिखती है मंत्रियों की, सरकार के जो जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, उससे कम से कम एक संकेत लेने की कोशिश ज़रूर की जाती है। और आज हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या एक्सपेक्ट किया जाए। और इसके लिए इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीपी ओसवाल सर, जो कि टीपी ओसवाल एंड एसोसिएट्स LLP के मैनेजिंग पार्टनर और इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ जाने माने टैक्स एक्सपर्ट और इंटरनेशनल टैक्स पर बहुत अच्छा और पुराना नाम टीपी ओसवाल के साथ साथ हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट मुकेश गुप्ता सर भी हैं। तो गुप्ता सर, ओसवाल सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। ओसवाल सर, सबसे पहले चर्चा आपसे ही शुरुआत करेंगे। अभी जो सूत्र बता रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, वो यही कि नई टैक्स रिजीम को थोड़ा और प्रभावशाली या आकर्षक बनाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। 5 लाख तक की सीमा, आपका इस पर क्या कहना है सर? और क्या इस वक्त ये वक्त की जरूरत है? आप जो 2.5 का 5 लाख रुपया बेसिक एग्जम्पशन की बात कर रहे हो, मेरे हिसाब से ये होना तो चाहिए, लेकिन दिल से मेरी पूछोगे मुझे तो इसको 2.5 से 5 करने के बजाय 2.5 लाख का एडिशनल डिडक्शन या एग्जम्पशन दे देना चाहिए। डिडक्शन जैसा फॉर एग्जांपल आपने एटीसी का मांगा है, तो एटीसी की बात करिए, वहाँ बढ़ा देना चाहिए। क्योंकि बेसिक में अपने इंडिया में वैसे ही टैक्स पेयर की संख्या देखिए 7 करोड़ के ऊपर नहीं है, और यदि हम 5 लाख रुपया एग्जम्पशन लिमिट कर देंगे तो टैक्स पेयर की संख्या और कम हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। क्योंकि टैक्स पेयर 10 लाख के नीचे वाले टैक्स पेयर सबसे ज़्यादा लोग हैं इंडिया में, तो ये एक समस्या जरूर है। और मेरे हिसाब से थोड़ा कंट्रीब्यूशन हर सिटीजन को
इंडिया के हर सिटीजन को करना चाहिए। तो हो सकता है 2.5 लाख के ऊपर आप सिर्फ 2% का टैक्स रखिए, कोई हरकत नहीं, अप टू 20 लाख रुपए तक का, और उसके बाद में आप टैक्स रेट बढ़ाइए 10% नहीं, हाँ। और बाद में 20% करिए। तो बेसिकली लोगों के हाथ में पैसा आप छोड़ोगे तो वो खर्चा करेगा, वो खर्चा करेगा तो इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल और हाई टैक्स पेयर्स के लिए कोई छूट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ तो इसमें तो काफी बदलाव लाना जरूरी है। और मेरे हिसाब से 2.5 का 5 न करते हुए 2.5 का आप एटीसी का डिडक्शन कर दीजिए। आप 1.5 लाख के बदले में 3-3.5 लाख रुपया, तो 2 लाख रुपया वहीं बढ़ जाता है। तो 2.5 लाख का 4-4.5 लाख बन जाता है, और बाकी 50% स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो थोड़ा बढ़ा दीजिए, तो 5 लाख रुपए हो जाता है। गुप्ता सर, मेरा एक हमेशा से सवाल रहा है, जैसा ओसवाल सर कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी 6-7 करोड़ ही टैक्स दे रहे हैं और पता चला कि आपने लिमिट बढ़ा दी तो शायद थोड़े से टैक्स पे कम हो जाएं। लेकिन बार बार आम आदमी एक सवाल पूछता है कि आप जिन पे ऊपर टैक्स का बोझ पड़ रहा है, अगर वो टैक्स सिस्टम से बाहर हो भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? उनके पास पैसे बचेंगे तो वो इकोनॉमी में अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर देंगे। आप नए टैक्स पेयर्स को जोड़िए ना, नए टैक्स पेयर्स के लिए आप इस तरह की वो लिख दीजिए कि जो बच रहे हैं, जो इस पूरी व्यवस्था से बचने की कोशिश कर रहे हैं और टैक्स दे सकते हैं, आप उनको दायरे में क्यों नहीं लाते हैं? नहीं, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है। बेसिकली अगर हम वैसे भी देखें तो अगर हम उसको सेग्रीगेट करें कि कितने लोग टैक्स देते हैं, नंबर से डिवाइड करें, तो मेजॉरिटी है वो बड़ा मिनिमल टैक्स देते हैं। आप देखेंगे बहुत मिनिमल 500 से लेके और 5,000 तक टैक्स देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो वो केवल नाम के लिए, नंबर्स के लिए वो टैक्स दे रहे हैं, एक्चुअल में वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो टैक्स का बेसिकली दायरा तभी बढ़ेगा जब नए लोग आएंगे। और लेकिन दूसरा इसमें हमें देखना है जो कैपिटल गेन टैक्स है, जितने भी वेल्दी लोग हैं बेसिकली वो कैपिटल गेन टैक्स में क्या है, जैसे हमारा और हम इंटरनेशनल देखें, इंटरनेशनल में क्या कि आपने रिलाइज किया प्रॉफिट या नहीं किया, आपको अगर कोई एप्रिसिएशन होता है उस पर आपको टैक्स देना होता है। लेकिन यहाँ पर है कि अगर आपने 10 साल तक आपने कोई सेल नहीं किया है, कैपिटल गेन है आपका, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो सरकार इस बारे में भी देख सकती है कि जो रियल वेल्थ जिनके पास है देश में, वो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, बट जो छोटा तबका है जिसकी इनकम कम है, जो सैलरी इनकम उसकी जो हेड ऑफ इनकम केवल सैलरी और बाकी चीजों से आती है, बिजनेस से आती है, उनको सारा टैक्स देना पड़ रहा है। तो वहां थोड़ा ध्यान देने की बात है। एब्सोल्युटली सर। ओसवाल सर, अब ये सारा का सारा चक्कर हम देख रहे हैं कि न्यू रिजीम वर्सेस ओल्ड रिजीम, ये न्यू रिजीम सब इतने पॉपुलर हुई क्यों नहीं? आज भी जो लोग इसके दायरे में आ सकते हैं वो भी पुराने ही उनको सजेस्ट किया जाता है कि पुराने में जाइए। ये नया रिजीम पॉपुलर क्यों नहीं हो पाया सर? क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं है। एक बार न्यू रिजीम में चले गए तो आपको वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, आपको कोई डिडक्शन तो मिलता नहीं है। एक्चुअली स्पीकिंग, जो आज हमारे हिसाब से जो भी लोन लेता है उसको एटीसी का डिडक्शन लेना है। चैप्टर 6 को तो रिलैक्स करना चाहिए था। जो चैप्टर 6 में जो डिडक्शंस मिलते हैं, हाउसिंग है, आपका मेडिकल बेनिफिट है, इसका तो छूट छाट देनी चाहिए थी न्यू रिजीम में भी। वो नहीं देने के कारण प्रॉब्लम है। और न्यू रिजीम क्या है, सिर्फ 15 लाख रुपए के ऊपर पूरा का पूरा वापस टैक्स तो नॉर्मल ही है, तो इस 15 लाख तक का ही छूट है, और इसलिए लोग न्यू रिजीम में नहीं जा रहे हैं, हमारे हिसाब से नहीं जा रहे हैं। और वो ऑप्शन अभी भी हम एडवाइस भी करते समय हम कहते हैं भाई पुराने रिजीम में चलिए, कंटिन्यू रखिए। लेकिन क्योंकि संभावना जिसकी ज्यादा इनकम होने की है वो नहीं जाना चाहता है न्यू रिजीम में, वो ये प्रॉब्लम आ रहा है। और गवर्नमेंट ने इतना पॉपुलराइज नहीं किया, स्टार्टिंग में बोला था, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको पॉपुलराइज करे। न्यू रिजीम के बाद ऑल ऑफ सडन टैक्स रेट आप 20% रखिए, 10% रखिए 25 लाख तक का, उसके बाद आप 30% बढ़ाइए, तो न्यू रिजीम ऑटोमेटिकली पॉपुलर हो जाएगा। आप न्यू रिजीम को सिर्फ 15 लाख तक का जो लोअर रेट ऑफ टैक्स देते हो, बाकी नॉर्मल जैसे न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में कोई फर्क नहीं रखा है, तो उसके कारण इम्पैक्ट आने वाला ही है। एब्सोल्युटली। गुप्ता सर, आप कुछ कहेंगे? देखिए, पॉपुलर बनाने के लिए आपको स्वाभाविक रूप से उसको आकर्षक बनाना पड़ेगा, अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। कुछ बातें उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ओसवाल सर ने कही, आप कुछ एडिशन इसमें करना चाहेंगे सर? नहीं, मैं एक ये कहना चाहता हूँ इसमें, जो केवल एक जो बड़ा फैक्टर ये भी है जिसमें लोग नए रिजीम में नहीं जाना चाहते, वो सोचते हैं कि हम जो पुराने रिजीम में रह के हम अपने आप को फोर्स सेविंग, हर आदमी डिसिप्लिन नहीं होता, सारे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बट बिकॉज ऑफ एटीसी कंट्रीब्यूशन, वेरियस डिडक्शन जो हाउसिंग लोन पे मिलती है,
तो इस वजह से वो कुछ अपनी एसेट बना पाता है, कुछ अपना फोर्स सेविंग कर पाता है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि एक तरफ से वो अपने बैंक में एफडी करते हैं, और एफडी वो ब्रेक इसलिए नहीं करते, एफडी के ऊपर लोन लेते हैं कि जैसे मैं एफडी अगर मैंने ब्रेक कर दी वो दोबारा एफडी बना नहीं पाऊंगा, लेकिन लोन जब मेरे पास होगा तो मैं उसको चुकता करूंगा। दूसरा एक रीजन है कि इसमें जो स्विच ओवर उन्होंने केवल दिया है, केवल सैलरीड एम्प्लॉय के लिए दिया है कि सैलरीड एम्प्लॉय वो अपनी विश के ऊपर कभी नए रिजीम में जा सकता है, कभी पुराने रिजीम में जा सकता है। लेकिन अगर वो बिजनेसमैन है, बाकी लोग हैं, वो नहीं जा सकते। तो आज मेरे पास कोई डिडक्शन नहीं भी है और मैं नए रिजीम में चला गया और कल को मैं मान लीजिए घर खरीदता हूँ, तो जो डिडक्शन मेरे को पुराने रिजीम में अवेलेबल होती है वो नए रिजीम में अवेलेबल नहीं होगी। तो आगे का सोच कर भी, और ये कि इस बहाने हमारी कुछ सेविंग हो जाती है मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास से सेविंग ही बचती है, तो फोर्सफुली सेविंग हो जाती है। इवन पेरेंट्स भी, हमारे के पेरेंट्स से बात होती है, वो एनकरेज करते कि नहीं उसका जो फाइल करना है ना आप पुराने वाले में करते हैं, इस बहाने कुछ पैसा बचा के तो रखेगा। एब्सोल्युटली। अच्छा ओसवाल सर, एक बड़ी डिमांड आती रही है। लोग कहते हैं कि साहब जो बड़े बड़े 30 लाख 40 लाख 50 लाख का होम लोन है, अब उस पर तो आप जो है टैक्स छूट दे देते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका इंडियंस का है जो कि पर्सनल लोन लेता है, आप उस पर जो है टैक्स छूट क्यों नहीं देते हैं? दूसरा, इससे फायदा ये होगा, बताया ये जाता है कि फिर आपका जो लोन इकोसिस्टम है, जो हमारे सप्लाई चेन के लिए बहुत जरूरी भी है लिक्विडिटी के लिए, तो उसमें भी तो इजाफा होगा। अगर वो आकर्षक बनेगा पर्सनल लोन लेना, तो शायद लोग और ज्यादा लेंगे। तो इसमें सरकार क्यों बचती है कि पर्सनल लोन पर आप टैक्स छूट नहीं देते? पर्सनल लोन का पर्पस क्या है? यदि बिजनेस पर्पस के लिए है लिया तो उसका लोन का तो इंटरेस्ट छूट है, लेकिन पर्सनल लोन प्योरली पर्सनल पर्पस के लिए लिया हुआ है, जैसे मैरिज है घर में या और कोई रीजन है, बच्चे की एजुकेशन है वगैरह वगैरह, बच्चे के एजुकेशन के लिए तो थोड़ी बहुत छूट छाट है, लेकिन पर्सनल लोन हमारे हिसाब से कोई भी विदेशों में भी डिडक्शन नहीं मिलता है उस पर इंटरेस्ट देने का। तो इसके लिए हमारे हिसाब से वो गवर्नमेंट की थिंकिंग करेक्ट है पर्सनल। लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे जो छूट छाट रिस्ट्रिक्शन रखी है उसको लिबरल करना चाहिए। चिकन हार्टेड माइंड इस बड़ी कंट्री में रखना बिल्कुल गलत है। आपको लंबी अच्छी सोच करनी चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा, आज आम आदमी जो नॉर्मल एम्प्लॉयड सर्कल में एम्प्लॉयमेंट में आता है, थोड़ी सैलरी बढ़ती है तो वो हाउसिंग लोन लेके घर ले लेता है, तो उसको पूरा रिडक्शन तो मिलना चाहिए। वहां कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाने के कारण वो प्रॉब्लम आता है, उसको रिडक्शन नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से यदि वो ज्यादा लोन लेवे और उसका पूरा का पूरा इंटरेस्ट का पेमेंट वो करता है तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट डिडक्शन देना चाहिए। यदि मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम है तो उस पर तो मुझे पूरा इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में या दूसरी प्रॉपर्टी में क्यों रिस्ट्रिक्शन रहना चाहिए? बिल्कुल। एक और आम आदमी की जो बात है गुप्ता सर, अब आम लोग कहते हैं भाई एटीसी के तहत आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को ठीक है टैक्स दायरे में लाया हुआ है, एटीडी के तहत जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को आपने दायरे में लाया हुआ है, लेकिन इस तरह का डिडक्शन जो है वो कार कवर में, लोन कवर में, सॉरी इंश्योरेंस कवर में, होम इंश्योरेंस कवर में, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर में नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ जैसा सर ने वो टर्म दिया कि चिकन हार्टेड, तो यहाँ पर सरकार चिकन हार्टेड है या प्रैक्टिकल है? नहीं, चिकन हार्टेड है, बट वैसे भी देखा जाए तो 80C बहुत क्राउडेड है, उसमें सारी चीजें डिडक्शन है, वो सारा थोड़ा थोड़ा करके सब उसी में जाके ऐड कर देते हैं। हमें देखना चाहिए 80C की लिमिट कितने सालों से नहीं बढ़ी है, हर साल महंगाई बढ़ रही है। तो बेसिकली हर साल हम जो शो करते हैं, हर साल देखते हैं कि इस साल क्या करना चाहिए। एक्चुअली उनको एक इन्फ्लेशन से एक फॉर्मूला बना के इंडेक्स करना चाहिए, जैसे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आता है कि इसी तरह से कि भी इतना इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपका 80C का डिडक्शन है, आपका सैलरी का एग्जम्पशन है, लिमिट है, वो सारी ऑटोमेटिक बढ़नी चाहिए। हर साल ये सब वेट करते हैं कि कुछ होगा, फिर बाद में डिसअपॉइंट होते हैं। उससे बेटर है कि वो ऐसा करे, कुछ एक फॉर्मूला बना दे कि इतनी महंगाई के ऊपर इतना ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। तो कई बार क्या होता है, अब ये डिसीजन कई साल पहले लिया गया था, जब 1 लाख से 1.5 लाख हुआ, उस 1.5 लाख के बाद इतने साल फिर निकल गए हैं। इन्फ्लेशन तो अपने आप अपनी स्पीड से चल ही रहा है उसमें, तो इसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करना मतलब सरकार को करना चाहिए, जिससे कि हर बार एक तरह से लोग आस ला के बैठते हैं कि देखिए इस साल कुछ होना चाहिए, इस साल कुछ होना चाहिए, वो ना हो। बिल्कुल। ओसवाल सर, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी तो बड़ी पुरानी डिमांड रही है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जो बार बार कहते हैं कि साहब पेंशन को आप जो है टैक्स फ्री कर दीजिए, इसमें प्रॉब्लम है सर बड़ी? देखिए, सीनियर सिटीजन के लिए जेन्युइनली एक एक्टिव इनकम कम हो जाती है, सिर्फ पैसिव इनकम रह जाती है। पैसिव इनकम का मतलब है इंटरेस्ट रहता है उनके पास, ब्याज।
और वो ब्याज के रेट्स भी बहुत घट गए अभी थोड़ा। नो डाउट इंटरनेशनल क्राइसिस के कारण इंडियन बैंकिंग का फिक्स डिपॉजिट पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा है, 7.5% 8% तक गया सीनियर सिटीजन के लिए। और इसके लिए लोग लोग हो सके सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखे लॉन्ग टर्म के लिए। मेरे हिसाब से जो 10,000 तक का लिमिट जो छूट दिया है इंटरेस्ट पे, उसको चेंज करके 5 लाख कर देना चाहिए। 5 लाख तक का इनकम आप सीनियर सिटीजन हो, 65 साल, 70 साल या 80 साल, जितना भी है अलग अलग लिमिट पे करिए। उनको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 80 साल के ऊपर हो तो 15 लाख कर दीजिए, क्या तकलीफ है, कितना जीने वाला है। तो इसके लिए ये छूट दे देनी चाहिए। 15 लाख का भी आपका डिपॉजिट पे इंटरेस्ट है तो आप मिलेगा, क्योंकि बुढ़ापे में क्या होता है, इवन बच्चे लोग भी उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। यदि उसके पास थोड़ी बहुत वेल्थ है तो बच्चे लोग भी उसका सपोर्ट करेंगे, और थोड़ी बहुत इनकम है तो वो अपनी खुद का गुजारा खुद कर सकता है। तो हमारे हिसाब से इंटरेस्ट इनकम उनको छूट देनी चाहिए। पेंशन में डिमांड करने से उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, देखिए सैलरी है, सैलरी के बदले में लोग कम सैलरी देंगे, पेंशन ज्यादा देंगे, वो सब करेंगे तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता अच्छा, है। इसके लिए पेंशन में तो जो है धारा अभी चल रहा है, वो चलना चाहिए। वहाँ का एग्जाम्पशन मेरे हिसाब से कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं क्लास है वो उसमें ही चलेगा। ठीक है सर, यानी आप कह रहे हैं 80TDB इसके तहत जो है जो इंटरेस्ट इनकम है ऑन डिपॉजिट्स है उसका दायरा जो है सरकार बढ़ा सकती है, सीनियर सिटीजन को कम से कम इतनी राहत तो दी जा सकती है। गुप्ता सर, और कुछ देख रहे हैं आप इस बार हाइलाइट्स टैक्स के मोर्चे पर सर? मतलब जैसे मैंने पहले भी कहा, इसको राशनलाइज होना चाहिए, हर साल मतलब इन्फ्लेशन लिंक्ड हो जाए तो जिससे अपना बढ़ता है। एक दूसरा एक ये भी है कि जो आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, जैसे हाइब्रिड मोड में आ गए हैं लोग, और हाइब्रिड मोड में जो आप घर से काम करते हैं तो आपकी कॉस्ट भी लगती है, आपका एसी भी घर पे लगा है, आप स्पेस भी ज्यादा ले रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए कुछ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि उन्हें कुछ एडिशनल इलेक्शन मिले, क्योंकि कंपनी की कॉस्ट तो कम हो रही है बट जो एम्प्लॉय है उसको टैक्स उतना ही देना पड़ रहा है और उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। और एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जरूर बढ़ानी चाहिए, 50 लाख से 1 लाख बढ़ा दें। पुरानी रिजीम से नई रिजीम में अगर फ्लेक्सिबिलिटी देंगे तो हर साल आदमी इवेल्युएट इनिशियली देनी चाहिए, जिससे हर आदमी हर साल इवेल्युएट कर ले कि उसको किस में उसको बेनिफिट मिल रहा है। तो धीमे धीमे ज्यादा लोग आएंगे इसमें, तो ये जितनी वो कमर्शियल प्रोसेस है, इतनी एग्जेम्पशन है, इतना इन्वेस्टमेंट है, वो सारा लोग उसमें देख के फिर कम करेंगे। और वो क्लीनर मेथड है जो सेकंड वाला मेथड है। बट अभी कोई इंसेंटिव नहीं, कोई भी चीज देखिए इंडिया में या वर्ल्ड वाइड भी, इनिशियली जब तक आप उसको कुछ छूट नहीं देंगे, इंसेंटिव नहीं देंगे, अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे तो कोई भी उस पर मूव नहीं करेगा। वो इतने साल से पुराने सिस्टम में रहते आए हैं, तो इसको थोड़ा उनको अट्रैक्टिव करना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो डिमांड बहुत है, उम्मीदें भी बहुत हैं, और सीधा सीधा प्लेन उम्मीदें ये हैं कि जो छूट हैं उनको बढ़ाया जाए और जो टैक्सेस हैं उनको घटाया जाए। तो टैक्स बढ़े और टैक्स घटे और छूट का दायरा बढ़े, यही आम आदमी की डिमांड, वही हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या कुछ बजट में दिखाई देता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया ओस्तवाल सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सर। मुकेश गुप्ता सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर।